जी, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ थैलेसीमिया में जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन चीज़ आती है वो है इंक्रीज्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब इंक्रीज्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगी उसकी जो कॉजेज़ हैं उनमें दो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। एक है हाइपरस्प्लिनिज्म, यानी कि स्प्लीन का साइज़ ओवर द टाइम इतना बड़ा हो जाता है कि वो नॉर्मल आरबीसीज जो कि डोनर्स सेल होते हैं उनको भी इनगल्फ करना शुरू कर देती है, उसके मैक्रोफेजेस और उसको रिमूव करना शुरू कर देती है फ्रॉम द सर्कुलेशन। और दूसरी चीज़ जो है वो है एलो इम्यूनाइजेशन। एलो इम्यूनाइजेशन क्या चीज़ है, जैसे कि हमें पता है कि जैसे ब्लड ग्रुप्स होते हैं ए, बी और ओ, इस तरह सैकड़ों ब्लड ग्रुप्स होते हैं ऑफ माइनर इम्पोर्टेंस। सिर्फ ए बी ओ ही असल जो है ग्रुप्स नहीं होते। उनमें कॉमन जो है सी, डी, ई, कैल, डफी, लूथर, लुइस, बहुत सारे एमएनएस, बहुत सारे ब्लड ग्रुप सिस्टम हैं जो कि क्लिनिकली इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो होता ये है कि जो डोनर सेल्स होते हैं वो उन एंटीजन को हार्बर कर रहे होते हैं, जिन एंटीजन्स का मैंने अभी नाम लिया, या उससे मिलते जुलते कोई और भी हो सकते हैं। और जो रिसिपिएंट होता है वो उन एंटीजन को हार्बर नहीं कर रहा होता, तो अपॉन एक्सपोजर और अपॉन रिपीटेड एक्सपोजर वो पेशेंट एंटीबॉडीज डेवलप कर लेता है उनके अगेंस्ट। नॉर्मली अकरिंग एंटीबॉडीज़ तो ए और बी की होती हैं, जो कि बी में ए की जो ब्लड ग्रुप बी वाला बंदा है उसमें ए के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होंगी, वो ए के सेल्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। और ब्लड ग्रुप ए में बी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होंगी, वो ब्लड ग्रुप बी को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तो इस तरह एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं। उसका नतीजा क्या होता है कि जब वो उस ग्रुप वाले सेल्स आपके पेशेंट को आप देंगे तो वो रैपिडली क्लियर हो जाएंगे सर्कुलेशन में से ड्यू टू इम्यूनाइजेशन। वो उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उन नए आने वाले आरबीसीज को ब्रेक डाउन कर देती हैं। तो इसे कहते हैं एलो इम्यूनाइजेशन। तो एलो इम्यूनाइजेशन डेवलप हो जाती है। उससे बचने का सिर्फ यही तरीका है कि पेशेंट को में वो एटिपिकल एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट किया जाए। 3 सेल पैनल, 11 सेल पैनल की बेस पे वो टेस्ट होते हैं इनके, और उनको डिटेक्ट किया जाता है। फिर जो डोनर ब्लड है वो उसमें उस एंटीजन वाले ब्लड को एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। यानी कि डोनर में वो वाले एंटीजन्स जिनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हैं वो नहीं होंगी, तो हेमोलिसिस नहीं होगा, और जो रेड सेल है अपना थोड़ा सा लंबा लाइफ स्पैन लेके जाएंगे। तीसरी जो पहली जो चीज़ थी, जो एंटीबॉडीज़ थी, हाइपरस्प्लेनिज्म था, उसमें ऑब्वियसली स्प्लीन को रिमूव करना पड़ता है ताकि जो स्प्लीन का जो हाइपर फंक्शनिंग है वो उसको ख़त्म किया जाए। और एक और जो चीज़ जो कि इतनी जो एलो इम्यूनाइजेशन है, एटिपिकल एंटीबॉडीज़, इनकी जो रेशो है वो 3 to 7% ऑफ द मल्टी ट्रांसफ्यूज्ड पेशेंट होती है थैलेसीमिया के केस में, जो कि मल्टी ट्रांसफ्यूज्ड होते हैं। और जो ऑटो इम्यूनिटी है, ऑटो इम्यूनाइजेशन, ये भी कोई इतनी कम नहीं है। ऑटो इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि रिपीटेड एक्सपोजर से जो सेल्स होते हैं जो बाहर से आ रहे होते हैं उनके अगेंस्ट आपकी बॉडी ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। जो ऑटो एंटीबॉडीज़ ना सिर्फ आने वाले सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, पेशेंट के अपने सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। तो उस सूरत में हम फिर स्टीरॉइड से और इम्यूनोसप्रेशन से पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसमें जो टेस्ट हैं वो डैट, डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और भी उसके इंडिकेटर्स होते हैं, उनको फिर हम करते हैं और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट को शुरू करते हैं। तो ये 3 चीज़ें थीं जो कि थैलेसीमिया में इंक्रीज्ड ट्रांसफ्यूजन फ्रीक्वेंसी। इंक्रीज्ड ट्रांसफ्यूजन फ्रीक्वेंसी मीन्स लेस देन वंस अ वीक, यानी कि एक हफ्ते में 2 दफ़ा आपको ब्लड देना पड़ जाए या एक हफ्ते में 1 दफ़ा से ज़्यादा देना पड़े, तो दैट इज़ कॉल्ड इंक्रीज्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिक्वायरमेंट। तो उनकी ये 3 मेन वजूहात थी, वो मैंने आपके सामने बयान कर दी। थैंक यू वेरी मच।